तो नाउ बच्चों तुम लोग का जो असाइनमेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। ऑप्शन बी, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी क्रिएटेड। ऑप्शन सी, इन रिवर्सिबल प्रोसेस energy change in each step can be reversed, and option D, irreversible process is also called quasi static equilibrium or quasi equilibrium process। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये क्या है? ऑप्शन डी। यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक या क्वासी इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है ना। ऑप्शन 1 जो है इसको अगर देखोगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, ये तो हमने बताया था डिफरेंट तरह के बाउंड्री होता है। एंड बी जो है, परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी क्रिएटेड, दैट्स अ फैक्ट। परफेक्टली आइसोलेटेड कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सो दैट्स अ फैक्ट इन फैक्ट। एंड ऑप्शन सी, इन रिवर्सिबल प्रोसेस एनर्जी चेंज इन ईच स्टेप कैन बी रिवर्स। आई टोल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस जो है दैट कैन बी एक्चुअली ट्रेवर्स बैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए कैन बी रिवर्स्ड एग्जैक्टली। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट वन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था बहुत सारे, तो यहाँ पे देख सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम, प्रेशर कुकर, वहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है तो वो क्लोज सिस्टम होगा। इनफैक्ट ओपन सिस्टम भी बोल सकते हैं बिकॉज स्टीम वहां से निकल जाता है, तो इसलिए ए तो नहीं है। बी, बॉयलर, वहां पे भी स्टीम निकलता है, सो देयरफॉर ये भी नहीं होगा। ह्यूमन बॉडी पर्सपायर करता है तो ये भी नहीं होगा। थर्मस फ्लास्क, तो दिस वुड बी द ऑप्शन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे डी हो जाएगा। नाउ ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सिस्टम। अगेन बॉयलर ओपन सिस्टम है, लिविंग थिंग्स ये भी ओपन सिस्टम है, कप ऑफ टी ये भी ओपन सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यही बच्चों क्लोज सिस्टम हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगेन डेफिनेशंस सब कुछ हमें पता है। प्रेशर ये इंटेंसिव होता है। मोलर एंथैल्पी, मोलर जैसे ही कह दिया ये क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिव हो जाएगा। डेंसिटी ये भी इंटेंसिव है। वॉल्यूम, दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जस्ट फ्रॉम द लेक्चर यू कैन मेक इट आउट। नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंसिव। मोलैरिटी दैट इज इंटेंसिव। बच्चों हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन दोनों में डिफरेंस समझाया था। आई होप यू रिमेंबर। हीट कैपेसिटी जो है दैट्स एक्सटेंसिव, बट जैसे ही स्पेसिफिक इसके साथ जुड़ेगा यानी कि पर यूनिट मास, वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिव होगा। तो नंबर 5 में आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है विथ थर्मोडायनेमिक्स वन कैनॉट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। इनफैक्ट यही आंसर है। तुम लोग को याद है मैंने बताया था कि टाइम इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो इसलिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं मिलता है थर्मोडायनेमिक्स से। डायरेक्शन तो मिल जाता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वो भी मिल जाता है। मतलब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये सी ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है द टेम्परेचर एट विच अ रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस, तो ये सारे मिल जाता है एक्सेप्ट ए, स्पीड नहीं मिलता। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट फंक्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है इसमें इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट एंड वर्क आर ऑल थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। ये सही नहीं है बच्चों, बिकॉज हीट एंड वर्क जो है ये पाथ फंक्शंस है, स्टेट फंक्शंस नहीं है। ऑप्शन बी में द डिफरेंस इन अ फंक्शन फॉर अ प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट। ठीक है, डिफरेंस इन ए फंक्शन फॉर ए प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, ये ऑलवेज तो सही नहीं है। बिकॉज जो स्टेट फंक्शंस है वो क्या है, हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट जो पाथ फंक्शंस है वो डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी, द स्टेट फंक्शन डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम चेंज विथ टाइम।
ये भी नहीं है। इक्विलिब्रियम में क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो नेट चेंज। अगर इक्विलिब्रियम में नो नेट चेंज होता है तो इसका मतलब स्टेट फंक्शंस का भी कोई चेंज वहां पे नहीं होगा। ऑप्शन डी में द डिफरेंस इन अ स्टेट फंक्शन फॉर एनी प्रोसेस डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। So that's the correct one, because state functions, as I discussed, it depends only on the state, initial and final states of the system, not on the path. So option मतलब number 7 में correct answer is option D. Number 8, which of the following is incorrect? तो यहाँ पे बच्चों universe is the sum total of system and surrounding. That's correct statement. Universe is basically an isolated system. ये भी क्या कहा जा सकता है, बिकॉज सिस्टम और सराउंडिंग अगर मिला दिया और तो कुछ बचा नहीं तो ये खुद में मतलब खुद में क्या हो जाएगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग जानते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, बट जो एंट्रोपी है हम लोग देखेंगे, सेकेंड लॉ का ये स्टेटमेंट है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए ऑप्शन सी दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी जो है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कैन चेंज विथ टाइम डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस। तो यही बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है। सो ऑप्शन डी दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ 9, क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ द डोर्स ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन, द रूम इन विच द रेफ्रिजरेटर इज केप्ट गेट्स कूल्ड, गेट्स हीटेड। देखो, गेट्स कूल्ड ऐसा लगेगा कि रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन रखे हैं तो वहां से ठंडा हवा निकलेगा और क्या हो जाएगा, रूम को ठंडा करेगा। बट बेसिकली ये मतलब जैसे एक तरफ से ठंडा होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है, गर्म हवा निकलता है। तुम लोग एसी देखे होंगे बच्चों, घर में अगर ठंडा हवा आ रहा है तो बाहर में गर्म हवा फेंकता है। तो रेफ्रिजरेटर में भी यही काम होता है। नाउ एफिशिएंसी बच्चों अगर 100% होता है तो जितना कूल होगा उतना ही क्या हो जाएगा, वो गर्म हवा फेंकेगा उतना इक्विवेलेंट अमाउंट में, मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वहां पे नो नेट चेंज इन टेम्परेचर होगा। बट ऐसा तो कुछ केसेस है ही नहीं जहां पे एफिशिएंसी 100% है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो जितना गर्म करेगा उससे कम ठंडा करेगा, तो इसलिए ओवरऑल मतलब रूम हीट अप हो जाएगा। तो इसमें आंसर बी होगा। ओके, गेट्स कूल्ड इज रॉन्ग, गेट्स हीटेड करेक्ट। नाइदर गेट्स कूल्ड नॉर गेट्स हीटेड वो 100% एफिशिएंसी के केस में होता, जो कि फिजिबल नहीं है। और ऑप्शन डी गेट्स कूल्ड और हीटेड डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, दैट्स इनफैक्ट कुछ मतलब नहीं रखता उसका। Now number 10, which of the following expressions is true for an ideal gas? Del V by del T, P is equal to 0. ये तो बच्चों नहीं है, बिकॉज ये जो भी करना है इसको हम लोग जैसे वी नो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 वी आर डिस्कसिंग, सो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग V देखें, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT by P. So therefore del V by del T at constant P, तो ये क्या हो जाएगा, that should be nR by P. तो वो तो 0 बच्चों नहीं है। तो ऐसे ही तुम लोग del P by del T निकाल सकते हो at constant V, जो ऑप्शन B है वो भी इनकरेक्ट है। नाउ मतलब that should be in fact nR by V हो जाएगा, as you can see. And option C, del U by del V T is equal to 0. Yes, this one is correct. Because तुम लोग को याद होगा मैंने बताया है कि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इफ यू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट तो वहां पे इंटरनल एनर्जी 0 होगा, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए ये del U by del V T ये वाला जो दिया गया है दैट शुड बी 0, ओके। एंड लास्ट में जो है ऑप्शन डी del U by del T V, कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर चेंज करने से बच्चों इंटरनल एनर्जी तो बदलेगा ही, तो इंटरनल एनर्जी लास्ट केस में चेंज होगा, दैट विल नॉट बी 0।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस। नाउ नंबर 11 यहां पे है फॉर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस CV माइनस CP इज R। ये तो यूजलेस है। ऑप्शन बी CP माइनस CV इज इक्वल टू 2R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, CV माइनस CP इज इक्वल टू 2R। तो बच्चों देखो 2 मोल्स के लिए कहा है। अब इस क्वेश्चन में एक मतलब कंफ्यूजन है कि CP और CV जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट है कि नॉर्मल स्पेसिफिक हीट दिया जा रहा है। ओके तो अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होगा, चाहे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जितना भी रहे। बट अगर सिंपल स्पेसिफिक हीट है तो CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। तुम लोगों को याद होगा, ये मैंने डिराइव किया है। ठीक है, तो इसको CPM CVM क्यों लिखा नहीं है बोल के और 2 मोल्स बोला है बोल के, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन टू बी normal specific heat, not molar specific heat, and I am going with answer B, option B. CP minus CV is equal to NR, और N यहाँ पे क्योंकि 2 है तो इसलिए CP minus CV would be 2R for this. So 11 का आंसर B. ठीक है। 12. An ideal gas is at pressure P and temperature T in a box which is kept in vacuum with a large within a large container. The wall of the box is punctured. What happens as the gas occupies the entire container? Now देखो अगर गैस के मतलब क्या है, बॉक्स के अंदर गैस है एंड उसको और एक लार्जर कंटेनर में रखा गया है और बॉक्स को फिर पंक्चर किया, तो पंक्चर करने से क्या हो जाएगा, बॉक्स के अंदर जो गैस था दैट गैस विल कम आउट। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस है, इफ इट ऑकर्स अगेंस्ट अ प्रेशर तो वहां पे क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। ओके ना ऑप्शन यहां पे क्या है, ऑपोजिंग प्रेशर कुछ नहीं है, P इज मतलब P ऑपोज वो 0 क्योंकि ये वैक्यूम है। ठीक है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम में हो है बोल के ऑपोजिंग प्रेशर 0 होने के चलते कोई वर्क नहीं होगा। जब गैस एक्सपैंड करेगा देयर वोंट बी एनी वर्क, तो इसलिए वर्क अगर नहीं होगा तो हीट कंज्यूम भी कुछ भी नहीं होगा या हीट रिलीज भी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो इट्स टेम्परेचर फॉल्स, ये तो नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन बी इट्स टेम्परेचर राइजेस, ये भी नहीं होगा। इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, तो दिस वुड बी द आंसर, इट्स टेम्परेचर वुड रिमेन सेम एंड डी अनप्रेडिक्टेबल जो बोला है दैट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, आइडियल गैस है और इफ इट एक्सपैंड्स इनटू वैक्यूम no work is done and in that case no heat is involved and that's why temperature change कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस वगैरह जब आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये सारे केसेस को इंडिविजुअली लूंगा एंड यू विल बी मोर क्लैरिफाइड अबाउट दिस पॉइंट। ओके, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, ये याद रखो, कोई काम नहीं होगा, वर्क डन इज 0। ओके, नाउ नंबर 13, Which of the following is not a state function? तो यहां पे ऑप्शन ए में दिया है dq प्लस dw। बच्चों ये तो फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं, du इज इक्वल टू dq प्लस dw। ठीक है, एंड u इज अ स्टेट फंक्शन, तो इसलिए ऑप्शन ए तो स्टेट फंक्शन है। ऑप्शन बी डायरेक्टली du दे दिया है, तो वो तो बच्चों स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है एंड लास्ट में जो dw है, इनफैक्ट व्हाट इज द पाथ फंक्शन, तो यहाँ पे स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है, इट्स ऑप्शन डी। 13 का आंसर डी, दिल्ली। 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट 1 एटमोस्फियर इन द प्रोसेस? यहां पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इट्स गिवन H2O लिक्विड 323 केल्विन। ठीक है, वहां से H2O वेपर बनाया है गैस 423 केल्विन। तो ये जो है ये बच्चों एक स्टेप में नहीं होता है, तो ये लिक्विड जो है 323 से सबसे पहले क्या आता है, दिस कम्स टू H2O लिक्विड एट 373 केल्विन। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आता है।
फिर यहां से आता है H2O गैस एट 373 केल्विन, ठीक है, एंड देन इट कम्स टू H2O गैस 423 केल्विन। ओके, तो इस तरीके से आता है, ये डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं। तो यहां पे अगर जैसे हमें यहां पे क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये अगर डेल्टा U 1 है, ये डेल्टा U 2 है, ये डेल्टा U 3 है, तो हम लोगों को ये जो है डेल्टा U ये मिल जाएगा कैसे, विल से दैट डेल्टा U दैट इज इक्वल टू डेल्टा U 1 प्लस डेल्टा U 2 प्लस डेल्टा U 3 बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, नाउ हम लोग एक एक करके ये सारे डेल्टा U निकालेंगे। तो डेल्टा U 1 ये कितना होगा, तो यहां पे क्या है, लिक्विड वाटर हीट लेके 323 से यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम लोग ये बोलेंगे डेल्टा U दैट इज इक्वल टू एन सी, CV होना चाहिए, और जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे CV CP लिक्विड और सॉलिड के लिए क्या है, करीब सेम होता है, तो NC डेल्टा T ये वैल्यू लेंगे। ओके, नाउ इस केस में हमारा जो डेटा आ रहा है, एज यू कैन सी लिक्विड का दिया हुआ है 75। ओके, तो 75 इफ वी जस्ट टेक दिस, और मोल्स कितना दिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट 1 एटमोस्फेयर फॉर द प्रोसेस दिस गिवन दिस, तो ये पार मोल, ऑप्शन सब हम लोग देख रहे हैं सब पार मोल में है, तो 1 मोल में दिया हुआ है, सो इट शुड बी 1 इंटू सी, कितना है, सी हैज बीन गिवन टू बी लिक्विड का 75, और डेल्टा टी कितना है बच्चों, डेल्टा टी इज 50, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, तो ये जूल्स में है, अगर किलो जूल्स में हमें करना है तो बाई 1000 करेंगे। सो दिस इज डेल्टा U1। नाउ डेल्टा U2, डेल्टा U2 क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस में आ रहा है, ठीक है। सो यहां पे हमें लेकिन बच्चों देखो डेल्टा U नहीं देके दे हैव प्रोवाइडेड अस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। सो डेल्टा U2 दैट शुड बी बेसिकली डेल्टा H2 माइनस डेल्टा NgRT, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी कैसे रिलेटेड है, हम लोग किए थे, वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, तो डेल्टा U अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगा। नाउ डेल्टा H2 कितना दिया है, डेल्टा H वेपोराइजेशन दैट हैज बीन गिवन टू बी, एज यू कैन सी that value is 40.7 किलोजूल, 40.7 ये किलोजूल दिया हुआ है, ठीक है। एंड डेल्टा NgRT, डेल्टा Ng कितना है बच्चों, डेल्टा Ng वो तो 1 मोल वेपोराइज हुआ, सो 1, और R का वैल्यू किलो जूल्स में हम मतलब जूल्स में लेंगे 8.314, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 373 डिवाइडेड बाय 1000 किलो जूल्स में करने के लिए, तो ये डेल्टा U2 हो गया, ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी 37.6 ये आ जाएगा। एंड डेल्टा U3 अगर तुम लोग देखोगे, डेल्टा U3 में देखो अगेन हमें जो है CV ऑफ वाटर गैस नहीं दिया है, हमें CP दिया है, तो डेल्टा U3 हम लोग जानते हैं दैट्स अगेन NCV, क्योंकि ये गैस है और डेल्टा U निकालना है तो NCV डेल्टा T, ठीक है, दैट इज NCV के लिए हम लोग CP माइनस R करेंगे इंटू डेल्टा T, तो N इज 1, CP का वैल्यू कितना दिया है, CP ऑफ वाटर हैज बीन गिवन टू बी 33.314 माइनस R 8.314 इंटू डेल्टा T, अगेन ये कितना है डेल्टा T दैट इज
योर 50 डिग्री 50, ठीक है। सो दैट गिव्स यू 25 इंटू 50, ठीक है। तो ये वैल्यू डिवाइडेड बाय किलो जूल्स में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इतना किलो जूल हो गया। तो ये डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 को जोड़ के यू विल गेट योर डेल्टा U, ठीक है। एंड डेल्टा U1, डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 दैट गिव्स यू अ टोटल वैल्यू ऑफ 42.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये मिल जाता है। सो दैट्स द आंसर, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, as you can see, 15 has been given as the enthalpy of vaporization of liquid is 30 kilojoule per mole and entropy of vaporization is 75 kilojoule per mole per Kelvin. The boiling point of the liquid at 1 atmosphere is. तो बच्चों यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा कि एंट्रोपी तो अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन स्टिल डू इट बिकॉज बेसिक इक्वेशन तो हम लोगों को बच्चों पता है, हम लोग जानते हैं। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 15। हम लोगों को पता है कि डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच दिया है दैट हैज बीन गिवन टू बी 30 किलोजूल पर मोल, यानी कि 30,000 ये हो जा रहा है जूल्स पर मोल, ठीक है। एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ये जो है ये दिया गया है, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। दिस हैज बीन गिवन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड एट 1 एटमोस्फियर। नाउ बेसिकली क्या है बच्चों, एट बॉइलिंग पॉइंट दिस ऑल्सो विल सी एट बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा जी, मतलब वो क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, तो डेल्टा जी इज बेसिकली 0। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर यू गेट टी जो है, टी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ओके। ये हम लोग आगे भी जाके देखेंगे जब एंट्रोपी पढ़ेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला था, तो आई हैव मेड द कंटिन्यूएशन, अदरवाइज इसको मैं स्किप भी कर सकता था बाद में करने के लिए। तो ये 30,000 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा एंड दैट शुड गिव यू आंसर बी हो जाएगा, दैट शुड बी योर बी 400, ठीक है। 400 ये केल्विन हो जाएगा, ओके। 16 में इट्स गिवन 1 मोल ऑफ ए नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। अगेन अ गैस अंडरगोइंग चेंज ऑफ स्टेट, पहले था 2 एटमोस्फियर 3 लीटर एंड 95 केल्विन, यहां से ये जा रहा है गैस 4 एटमोस्फियर 5 लीटर एंड 245 केल्विन, ठीक है। विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे इस प्रोसेस में डेल्टा यू बता दिया गया है, दैट इज 30 लीटर एटमोस्फियर, ये डेल्टा यू बता दिया गया है, और हमें पूछा है कि डेल्टा एच इसका कितना होगा। नाउ हम लोग जानते हैं डेल्टा एच जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, ठीक है। Now I'm not writing delta U plus P delta V, that's because यहाँ पे क्या है देखो, प्रेशर 2 से 4 हुआ, वॉल्यूम 3 से 5 हुआ, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीज चेंज हुआ है।
तो इसलिए प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, सो वी आर नॉट राइटिंग दैट. तो सिंपली इट शुड बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1. ठीक है, डेल्टा यू हैज बीन गिवन टू बी 30 और P2V2 कितना हो गया बच्चों, दैट्स 4 into 5 माइनस P1V1 दैट इज 2 into 3, so that gives you 20 minus this 44 हो गया, 44 लीटर एटमोस्फियर. तो 16 का आंसर है, दैट शुड बी सी, 16 का सी. नाउ 17 में it's given molar heat capacity of water in equilibrium with ice at constant pressure is 0 infinity. ओके बच्चों, ये तो मैंने डिस्कस किया था कि जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस समय क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. एंड एज वी नो कि स्पेसिफिक हीट C जो है दैट इज इक्वल टू dq बाई dt, एंड dq बाई dt कितना है, dt 0 हो जाएगा, सो दैट शुड बी infinity. Okay, so molar heat capacity of water in equilibrium with ice at constant pressure, in equilibrium बोला है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बच्चों इसमें, तो इसलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, infinity, that is B. Now 18, for which change delta H is not equal to delta E. तो बच्चों डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू डेल्टा E. एक रिएक्शन देके हमें जब पूछा है, डेल्टा H हम लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू डेल्टा E मतलब डेल्टा U प्लस क्या हो जाएगा, रिएक्शन के समय एज आई टोल्ड डेल्टा NG RT लेना पड़ेगा. तो जो भी केसेस में डेल्टा NG 0 होगा वही क्या हो जाएगा हमारा, मतलब डेल्टा H और डेल्टा E बराबर हो जाएगा, और जहां पे 0 नहीं होगा वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H और डेल्टा E सेम नहीं होगा. ठीक है, सो फर्स्ट केस में देखो डेल्टा NG 0 है, तो यहाँ पे दे आर इक्वल, तो ए तो आंसर नहीं है. बी के केस में HCl NaOH NaCl H2O, यहाँ पे तो गैस इनफैक्ट है ही नहीं, तो डेल्टा NG अगेन 0 है, तो ये भी क्या है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम. सी में C प्लस O2 गिविंग CO2, तो यहाँ पे भी देखो डेल्टा NG 0 है, बिकॉज प्रोडक्ट में एक गैस है, गैस, और रिएक्टेंट में भी एक गैस है, कार्बन सॉलिड है, तो ये भी नहीं है. ऑप्शन डी देखो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 2 मोल ऑफ एमोनिया एंड रिएक्टेंट साइड में 4 मोल गैस है, तो डेल्टा NG यहाँ पे -2 है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा NG इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ नंबर 19, द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन, the difference between heats of reaction at constant pressure and constant volume for the reaction, this has been given, मतलब ये पूछा गया है. ओके, रिएक्शन गिवन है 2C6H5 C6H6. सो 19 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2C6H6 लिक्विड प्लस 15O2 gas given 12CO2, ये गैस है, प्लस 6H2O लिक्विड, ये दिया गया है. ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो यहां पे हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट प्रेशर में बच्चों क्या होता है, डेल्टा H, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, डेल्टा U, एंड एज वी हैव सीन डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या हो जाएगा, डेल्टा NG RT. और डेल्टा NG यहाँ पे कितना है बच्चों, ये 12 है और यहाँ पे 15 है, ये तो लिक्विड है, इसको इग्नोर करो, सो दैट्स इक्वल टू -3, ये डेल्टा NG हो गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके. आर का वैल्यू आंसर किस में दिया है बच्चों, दैट हैज बीन गिवन टू इन किलो जूल्स में पूछा है. ओके, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 298 बाई 1000. ठीक है, सो दैट विल गिव यू -7.43, -7.43. तो आंसर अकॉर्डिंगली यू विल हैव ए.
देन क्वेश्चन नंबर 20 में इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर a liquid is stirred with a pedal to increase its temperature. In this process, which of the following is true? तो बच्चों पेडल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पास कर रहे हैं एंड उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है इनसाइड एन इंसुलेटेड कंटेनर. इंसुलेटेड कंटेनर मतलब क्या है? जो हीट बढ़ रहा है वो अंदर ही रह जा रहा है. ओके, इन दिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो बच्चों देखो, अगर हीट मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं पेडलिंग करके, अगर वो मतलब अंदर का टेम्परेचर बढ़ाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा ई, डेल्टा मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू. क्या वो जीरो होगा? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ता है डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी हम लोग देखे हैं. डेल्टा टी यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव होना ही है. तो डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो. दैट्स करेक्ट. Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जीरो. तो बच्चों Q तो जीरो है, वर्क डन क्या है? वर्क डन इज नॉट जीरो, क्योंकि पेडलिंग जब हुआ है वहां पे मतलब कुछ वर्क तो हुआ है. सो देयरफॉर वर्क डन इज नॉट जीरो. ऑप्शन सी इफ यू सी, यहाँ पे हीट बच्चों जीरो है और वर्क जो है दैट इज नॉन जीरो बिकॉज पेडलिंग एज आई हैव टोल्ड ये हुआ है. एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम लोग जानते हैं, फर्स्ट लॉ में क्या है? फर्स्ट लॉ में डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. डी क्यू जीरो है, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू. तो बेसिकली एडिबेटिक मतलब ये जो कंटेनर है एडिबेटिक सिचुएशन, यानी कि बाहर से कोई हीट लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा ई दैट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू विच इज नॉट जीरो. तो ऑप्शन सी ही बच्चों करेक्ट है. ठीक है, एंड ऑप्शन डी अकॉर्डिंगली वो इनकरेक्ट हो गया. तो ये बेसिकली एडिबेटिक प्रोसेस ओरिएंटेड जो है, इसको अभी हम लोग तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, बट हम लोग देखेंगे एडिबेटिक प्रोसेस वेरियस केसेस हाउ एक्चुअली दीज आर रिलेटेड. डेल्टा यू जो है वो वर्क के साथ कैसे रिलेटेड होता है, सब हम लोग एडिबेटिक प्रोसेस में देखेंगे. नाउ 21 इसमें गिवन है which of the following statement is true? Option A, all thermodynamic processes are defined by initial and final states. बच्चों ऐसा तो नहीं है, सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थोड़ी ना होता है, बिकॉज स्टेट फंक्शंस वही होता है, पाथ फंक्शंस नहीं. ऑप्शन बी, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो फॉर अ रिवर्सिबल फेज चेंज एट कांस्टेंट टी एंड पी. कांस्टेंट टी में बच्चों क्या हो जाएगा? डेल्टा ई ये तो जीरो होगा, बट किस में? फेज चेंज में नहीं. फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा ई बच्चों जीरो नहीं होगा. ओके, तो इनफैक्ट वर्क डन जब हम लोग गैस के लिए देखते हैं, गैस का एक्सपेंशन कंप्रेशन ये सब देखते हैं, तो वहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा. तो बोलोगे ऐसा क्यों? हम लोग तो बोले हैं इन जनरल कि डेल्टा ई जो है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, सो देयरफॉर डेल्टा ई शुड बी जीरो. एक्चुअली जस्ट कंसीडर दिस, आइस मेल्ट कर रहा है वाटर में, तो आइस अगर वाटर में मेल्ट करता है तो उस केस में क्या कोई एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा? ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के चलते क्या हो जाएगा? इट विल एब्जॉर्ब सर्टेन एनर्जी. ठीक है ना, तो वही एनर्जी क्या हो जाएगा? उसके अंदर स्टोर्ड होगा, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा इस केस में जीरो नहीं हो सकता. ओके, तो डोंट मिस इंटरप्रेट द स्टेटमेंट. वहां पे जो था एक गैस के मतलब कोई फिजिकल स्टेट का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था, दैट वाज अ सिंगल फेज प्रोसेस. ठीक है ना, तो वहां पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है, हम लोग डेल्टा यू क्या लिख रहे थे? एम सी डेल्टा या एन सी डेल्टा टी. ठीक है ना. ओके, तो यहां पे लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे दिस इज बेसिकली फेज ट्रांसफॉर्मेशन के चलते हीट एब्जॉर्ब हो रहा है. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है इस पे. ऑप्शन सी, Q मस्ट बी जीरो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. नो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर होगा बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे Q जीरो हो सकता है? बिना एनर्जी के तो वो एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो उसके लिए स्पेशल सिचुएशन चाहिए होगा, हम लोग देखेंगे. जस्ट हम लोग का अगला जो डिस्कशन होगा बेसिकली वो हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है,
तो ये सी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी, अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो आइसेंट्रोपिक, ठीक है ना। तो ये जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे भी तुम लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। हम लोग देखेंगे जैसे एंट्रोपी वगैरह जब कैलकुलेट करेंगे, विल सी कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, जीरो होता है। आइसेंट्रोपिक मतलब आइसो एंट्रोपिक या आइसेंट्रोपिक जो भी बोले, उसका मतलब क्या होगा, एंट्रोपी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली 21 अभी तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत है, मैंने बता दिया है, बाद में तुम लोग कंपेयर करोगे वहां पे जब पढ़ोगे। ओके, यू कैन कीप दिस वन फॉर लेटर टाइम, ठीक है, बाद वाला समय के लिए रख लेना। नंबर 22, एन इरिवर्सिबल प्रोसेस डज द सेम वर्क एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो बच्चों नहीं है रिवर्सिबल, क्योंकि ये पाथ फंक्शन होता है तो दोनों वर्क तो सेम नहीं होगा। ऑप्शन बी, वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अनलाइक अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं, प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डज नॉट मैटर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, दैट बेसिकली टेल्स यू अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बच्चों हर केस में वैलिड होना है, तो इसलिए ये भी तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एक्सचेंजेस सेम अमाउंट ऑफ हीट एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी नहीं, बिकॉज हीट भी एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। एन इरिवर्सिबल प्रोसेस कैनॉट ऑलवेज बी रिवर्स बैक थ्रू द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, that's what I mentioned. Irreversible process can be traversed back in same path, but irreversible process cannot be traversed back through same path. तो 22 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 23 में which of the following is correctly matched? इसमें ऑप्शन ए, for reversible melting of solid benzene at 1 atmosphere and normal melting point Q is greater than 0, ये तो बच्चों होना ही है, हीट तो एब्जॉर्ब होगा, मेल्ट हो रहा है। W ग्रेटर देन 0, वर्क जो है ये वॉल्यूम चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉलिड लिक्विड में कितना वॉल्यूम का चेंजेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डेल्टा E ग्रेटर देन 0, डेल्टा E ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा H ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल ये जो प्रोसेस हुआ इसमें ये W के बारे में जो है, फॉर रिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ सॉलिड बेंजीन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, हम लोग W के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। बट एनीवे, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। फॉर रिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, Q इज ग्रेटर देन 0, हीट तो बच्चों पॉजिटिव होगा। वर्क जो है, वर्क लेस देन 0, डेल्टा E ग्रेटर देन 0, डेल्टा H ग्रेटर देन 0। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ये भी अभी थोड़ा सा मुश्किल है ना, बिकॉज एडियाबेटिक प्रोसेस अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में Q तो बच्चों 0 होता है। वर्क दैट वुड बी वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, तो इसलिए वर्क ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा। और डेल्टा E डेल्टा H ये सब लेस देन 0 जो है, ये कैसे क्या है हम लोग देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग सी ऑप्शन इनकरेक्ट हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्यों? बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव आईपीसी कन्वेंशन के हिसाब से। सी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर। देन ऑप्शन डी, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ ए परफेक्ट गैस इनटू वैक्यूम, Q is equal to 0, W is equal to 0, delta E 0, delta H 0. Yes, this one is the correct one. ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस अगेन वी हैव नॉट डन इट। हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था 23 तक तुम लोग देखना, तो इसको मैं अभी बता रहा हूँ। डी ही यहाँ पे आंसर होगा, बिकॉज वो सारे वैल्यूज यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी के बारे में तुम लोग जानते हो, जब आइस मेल्ट करता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी घटता है। ओके, वॉल्यूम घटता है बिकॉज आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो आइस मेल्ट करते वक्त अगर वॉल्यूम घट रहा है, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हम लोग ये क्या बोलेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, राइट। तो ऑप्शन बी में देखो वर्क को नेगेटिव दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है।
तो लाइकवाइज ऑप्शन ए में जो है, जैसे मैंने बोल रहा था, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड बेंजीन एट मतलब एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, वहाँ पे जो है आई गेस सॉलिड बेंजीन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड बेंजीन, तो वहाँ पे वर्क फिर क्या हो जाएगा, वुड बी डन बाय द सिस्टम, तो वो नेगेटिव होगा परहैप्स, ठीक है ना, बिकॉज सॉलिड लिक्विड नियरली तो सेम होता है। आइस इज एन एक्सेप्शनल केस एंड वेल नोन केस, जिसके बारे में हम लोग सर्टेनली जानते हैं। बट ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा तुम लोग जब एडिबेटिक प्रोसेस करोगे। ओके, 23 का आंसर डी है। ये तुम लोग वंस अगेन यू विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन वंस आई डिस्कस एडिबेटिक प्रोसेस। तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को इन डेप्थ, डिटेल में, मतलब वो सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, इंथैल्पी का चेंज क्या होता है, हीट का चेंज क्या होता है, वर्क का चेंज क्या होता है, ठीक है। और इसका भी मैंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा सिस्टमेटिकली सारे प्रोसेस जो है अलग अलग तरीके से करके सारे इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करके दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी सीन कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस we can carry out in three ways. It can be isothermal reversible process and isothermal irreversible process. फिर irreversible process का एक्चुअली दो तरीका होता है। जैसे वहां पे और एक एडिशनल आता है क्या, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या है, एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, ठीक है। वहां पे ऑपोजिंग प्रेशर कुछ नहीं है। तो ये सारे जगह मतलब सारे केसेस में इस तरीके से ये चार पैरामीटर हीट, वर्क, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बदलता है। विल सी दैट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। दिस वर्क इज फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन कैसे है, देखो dW इज इक्वल टू माइनस PdV, ओके। एंड जो P है उसको हम लोग nRT/V लिख रहे हैं, बिकॉज रिवर्स बहुत ही स्लोली किया जा रहा है, P तो कांस्टेंट नहीं होगा, वॉल्यूम के साथ साथ बदलेगा, तो nRT/V लिख रहे हैं .dV, और इसको इंटीग्रेट किए विद इन लिमिट्स V1 टू V2, एंड यू नो वेरी वेल ये एक्सप्रेशन जो है माइनस nRT ln V2/V1 आएगा एंड माइनस 2.303 nRT log V2/V1। ना वॉल्यूम और प्रेशर क्या रहता है बच्चों, इनवर्सली रिलेटेड, तो V2/V1 की जगह हम लोग P1/P2 भी लिख सकते हैं। ध्यान में रखना ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ओके, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस, माइनस 2.303 nRT log V2/V1 या माइनस 2.303 nRT log P1/P2। बच्चों बहुत सारे समय देखोगे कि टेम्परेचर नहीं दिया है, तो क्या करोगे, तो ये nRT बेसिकली क्या होता है, nRT दैट इज इक्वल टू, यू कैन से P1/V1 भी हो सकता है, P2/V2 भी हो सकता है। तो इफ यू हैव फाउंड द डेटा P1/V1 या P2/V2, तो nRT के जगह जो है इसको रिप्लेस कर देना, ठीक है ना, इसको यहां पे रिप्लेस कर सकते हो। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये तुम लोगों को लगेगा, ओके, नहीं तो तुम लोग ढूंढते रह जाओगे, भाई टेम्परेचर तो है नहीं, हम लोग कैसे करेंगे। नाउ एक्सपेंशन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एक्सपेंशन V2 ग्रेटर देन V1, तो इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल वर्क जो है वो नेगेटिव होगा। मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, यार वर्क इज डन बाय द सिस्टम। लाइकवाइज कंप्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, वर्क रिवर्सिबल जो है पॉजिटिव होगा एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। नाउ डेल्टा H एंड डेल्टा U, ठीक है, तो वर्क हो गया। अब डेल्टा H, डेल्टा H क्या है, NCP डेल्टा T, और यहां पे डेल्टा T क्या है, 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज 0। डेल्टा U NCP डेल्टा T वो भी 0 है। बट ध्यान में रखना दिस इज ट्रू ओनली फॉर आइडियल गैसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर। आइडियल गैसेस के लिए वैल्यू 0 है, रियल गैसेस में 0 नहीं होता, पूछा नहीं जाता, लेकिन जैसे कि हमने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूं, ध्यान में रखोगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देखो, फिर वो Q का एक्चुअली एक्सप्रेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ओके, डेल्टा U क्या हुआ, 0 हुआ एज यू कैन सी, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस W। सो देखो जो W आया वहां से Q मिल जाएगा, डेल्टा H 0, डेल्टा U 0। तो चार चीज मैंने बताया था, हीट, वर्क, एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, मिल गया रिवर्सिबल के लिए,
ओके, नाउ फॉर रियल गैसेस डेल्टा यू होता है माइनस एन स्क्वायर ए इंटू 1/v2 माइनस 1/v1। बच्चों जैसे कि हमने बताया, डोंट आस्क मी हाउ, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। अगर हाउ करना है तो तुम लोगों को काफी पढ़ना पड़ेगा। यू कैन फॉलो डिफरेंट बुक्स या नेट्स जहां से तुम लोगों को ये मिल जाएगा। लाइकवाइज फॉर रियल गैसेस डेल्टा एच का एक्सप्रेशन ये है माइनस 2n स्क्वायर ए इंटू 1/v2 माइनस 1/v1 प्लस n स्क्वायर आर टी बी इंटू 1/v2 माइनस एन बी दिस। सो दोज ऑफ यू अगेन who want to remember, you may, otherwise it's not required. Okay, ज्ञान बढ़ाने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। देन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि हमने बताया कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन जो प्रोसेस है दैट इज कैरिड आउट सडनली एट वंस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर और कांस्टेंट अपोजिंग प्रेशर। तो बहुत सारे केसेस में क्या है बच्चों, वो किस प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंशन या कंप्रेशन किया गया है वो बोलेगा नहीं। तो अगर पी मतलब एक्सटर्नल या पी अपोज ये नहीं दिया हुआ रहता है, देन फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम शुड बी टेकन एज पी अपोज और पी एक्सटर्नल। ओके, अगर दिया नहीं है पी फाइनली हो जाएगा पी अपोज। तो अगर यहां पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन में पुट कर दिए dw इरिवर्सिबल माइनस पी अपोज dv, तो वर्क इरिवर्सिबल इज माइनस पी अपोज, कांस्टेंट है निकाल लिए बाहर, dv v1 टू v2 एंड वी आर गेटिंग वर्क इरिवर्सिबल इज माइनस पी अपोज v2 माइनस v1, या फिर जैसे बताया कि p फाइनल माइनस p2 v2 माइनस v1, ये करके हमें मिल जाएगा। नाउ डेल्टा एच यहां पे भी जीरो, रिमेंबर एंथैल्पी क्या था, स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन, तो ये दोनों ही क्या है, जीरो है, जस्ट लाइक द रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड क्यू इरिवर्सिबल दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क इरिवर्सिबल। ठीक है, ये सबका मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल से डिफरेंट होगा, दैट्स बिकॉज यहाँ पे क्या है, देयर पाथ फंक्शंस। ओके, नाउ आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन एज आई टोल्ड दैट इज एक्चुअली एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, अपोजिंग प्रेशर क्या है, जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो होगा, माइनस पी अपोज डीवी, पी अपोज इज जीरो, तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया। डेल्टा एच अभी भी जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर आइडियल गैसेस। तो देखो, क्योंकि यहां पे मतलब हीट जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, वर्क जीरो, एवरीथिंग, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन बिहेव्स लाइक एडिबेटिक प्रोसेस। कैसे, क्योंकि एडिबेटिक प्रोसेस में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि Q इज जीरो, तो यहां पे भी Q जीरो हो जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन डज इट बिहेव लाइक एडिबेटिक, योर आंसर शुड बी यस। ठीक है, नाउ फॉर रियल गैसेस यहाँ पे जो है फ्री एक्सपेंशन में यू कैन से वर्क तो जीरो हो जाएगा, बट डेल्टा यू जो है वो जीरो नहीं, डेल्टा यू इज माइनस एन स्क्वायर ए इंटू 1/v स्क्वायर माइनस 1/v2 माइनस 1/v1, एंड क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू इज सेम एज दिस डेल्टा यू, ये सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, दिस इज फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस। ओके, सो आइडियल गैस का ही तुम्हें मेनली ध्यान में रखना है, रियल गैसेस एडिशनल स्टडी। Now, the graph for isothermal processes. आइसोथर्मल प्रोसेसेस में जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज पीवी ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग बॉयल्स लॉ से जानते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो पी और वी का वेरिएशन क्या होता है, हाइपरबोलिक। तो बेसिकली ये जो हाइपरबोलिक वाला सिचुएशन है दैट इज एक्चुअली डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी ग्राफ कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी ग्राफ कैसा होगा, तो यू शुड टेक अ लुक ऑफ दैट। ठीक है, तो ये जो है ये दिस इज फॉर रिवर्सिबल ग्राफ, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये जो वॉल्यूम है धीरे धीरे चेंज होता है और प्रेशर भी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता है, चेंज होता है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर रिवर्सिबल वन। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस जैसे हमने बताया था आइसोथर्मल में कि दैट इज कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट प्रेशर सडनली, तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इज चेंजिंग। ठीक है ना,
इस साइड में आएगा तो एक्सपेंशन, इस साइड में जाएगा तो कंप्रेशन। लाइकवाइज यहाँ पे भी इस साइड में आएगा तो एक्सपेंशन, इस साइड में जाएगा तो कंप्रेशन। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल बच्चों ध्यान में रखना। ओके, बॉयल्स लॉ ग्राफ जो है दैट्स फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ यहाँ पे टेम्परेचर V वर्सेस T, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तुम्हारा वैरी कर रहे हो। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सपेंशन, नीचे की तरफ आ रहा है तो कंप्रेशन। लाइकवाइज T वर्सेस P, टेम्परेचर कांस्टेंट है P, अगर इस साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है इसका मतलब क्या है, हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, और प्रेशर अगर कम होता है इसका मतलब क्या है, हम लोग उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। सो दीज आर वेरियस ग्राफ्स फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ आई हैव गिवन यू अ क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, विच इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम आइसोथर्मली। ठीक है, आई हैव गिवन यू 4 केसेस, जैसे वर्क एक्सपेंशन रिवर्सिबल वर्सेस वर्क एक्सपेंशन इरिवर्सिबल। लाइकवाइज कंप्रेशन के लिए भी रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क, और हीट के लिए भी मतलब रिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, और कंप्रेशन के लिए भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, मैं इसका तो आंसर दे रहा हूं, बट तुम लोग जो है बच्चों सबसे पहले इसको खुद से ट्राई करो, देखो कि मेरे आंसर के साथ जो है तुम लोगों का मैच करता है कि नहीं। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड। नाउ हियर I have drawn the PV diagram for the expansion at the expansion, reversible, irreversible and compression भी। compression और expansion ग्राफ में सिर्फ वही है कि expansion में जैसे इधर से इधर आ रहा है, compression में ये इस डायरेक्शन में जाएगा। because if you remember मैंने बताया था कि for reversible process क्या होता है, forward और backward process they follow the same path but in opposite direction। ठीक है, वेयर एज एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक्सपेंशन के लिए हम लोग लेते हैं P फाइनल, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P फाइनल लेंगे। तो P फाइनल यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन मतलब दिस वन इज द फाइनल प्रेशर, तो P2 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये जो एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है बच्चों, दिस इज द एरिया विच इज रिप्रेजेंटिंग द इरिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन। और यहां से लेके यहां तक जो है दिस इज, मतलब ये हाइपरबोला के नीचे वाला जो एरिया है बच्चों, ये पूरा का पूरा एरिया जो ब्लैक से मैंने डिनोट किया है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग रिवर्सिबल एक्सपेंशन। कॉम्प्रेशन का भी क्या हो जाएगा, वर्क उतना ही होगा बिकॉज इट फॉलोज द सेम पाथ। बट इरिवर्सिबल कॉम्प्रेशन में बच्चों देखो, कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग, यहां से यहां पे आ रहे हैं, तो इस समय फाइनल प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, P1, ये वाला मेरा फाइनल प्रेशर होगा। ठीक है, तो P फाइनल को लेके हम लोग ये जो है इसके अंडर जो एरिया है, यानी कि ये पूरे वाला, ये जो वर्टिकल रेड लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं, वर्टिकल रेड लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सब से जो है तुम लोग ये समझ सकते हो कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो मैंने ये देखो सारे जो एरिया है इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABDC, ये ABDC ये जो एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एंड वर्क इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज एरिया EBDC, EBDC ये वाला जो एरिया है। तो ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि इसका एरिया ज्यादा है बच्चों रिवर्सिबल वर्क का, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल वर्क इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इरिवर्सिबल वर्क। मैं मैग्नीट्यूड इसलिए कह रहा हूं बच्चों, एक्सपेंशन में तो नेगेटिव साइन आता है, तो तुम लोग को वो चीज नहीं लेना है। एग्जाम में भी जब पूछेगा व्हिच एक्चुअली यील्ड्स मोर वर्क, तो तुम लोग रिवर्सिबल ही बोलोगे। साइन तो सिर्फ आईपीसी कन्वेंशन के लिए, ओके, अदरवाइज डील विद द मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखो बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगेन एज यू कैन सी वही एरिया मैंने बताया है यहाँ पे, कंप्रेशन का रिवर्सिबल सेम एरिया हो जाएगा ABDC। ठीक है, सेम पाथ इज ट्रेवर्स्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये मैंने अभी बताया था। इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क क्या है, ये पूरा एरिया देखो, एरिया ऑफ AFDC, AFDC
ये पूरा तुम्हारा इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो ऑब्वियसली ये वाला वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा होगा। सो फॉर कंप्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क रिवर्सिबल। सी इन मेनी केसेस बच्चों, किताब में मतलब इन जनरल कह दिया जाता है कि भाई रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ इरिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन। मतलब इरिवर्सिबल वर्क एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ नहीं कहेगा, तो वो स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा बड़ा होगा दैट विल डिपेंड अपॉन एक्चुअली द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। नाउ नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो जब वर्क ज्यादा होगा तो Q भी ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसलिए देखो एक्सपेंशन के लिए Q रिवर्सिबल ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल, और कंप्रेशन में क्या हो गया, Q इरिवर्सिबल ग्रेटर देन Q रिवर्सिबल। ओके, बिकॉज Q और W का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।